सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हिंदी बेल्ट में प्रवेश करने जा रही है। ये यात्रा महाराष्ट्र की सीमा से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और अगले 13 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करीब 386 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दक्षिण से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका गांधी अभी तक शामिल नहीं हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में वो राहुल गांधी का साथ देती हुई नजर आएंगी। कर्नाटक में सोनिया गांधी इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनी थी, लेकिन अब पहली बार इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और एक खास रणनीति के तहत दोनों भाई बहन इस यात्रा में साथ नजर आएंगे। बीजेपी पहले से ही इस यात्रा को वोट यात्रा बता रही है, तो आज के हस्तक्षेप में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो के पीछे के मकसद को समझने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। खास बात यह है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री पहली बार होगी। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए खास रणनीति बनाई है। गुजरात में 2 दिन चुनाव प्रचार के बाद राहुल गांधी बुधवार को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित बुरहानपुर जिले के बोधरली गांव से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। नेहरू गांधी परिवार के चौथे शख्स हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। 41 साल पहले 1980 में राहुल की दादी इंदिरा गांधी यहां आई थीं और 3 दिनों तक रुकी थीं। खास बात यह भी है कि जिस बोदरली गांव से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उसी गांव में इंदिरा गांधी ने रात 2 बजे टॉर्च की रोशनी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, इस लिहाज से कांग्रेस इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचना चाहती है। बुरहानपुर, खड़वा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा से जुड़ने वाली ये यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 386 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आएंगी। 7 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका अब तक शामिल नहीं हुई थी। हालांकि सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। माना जा रहा है कि हिंदी बेल्ट में अपनी खोई जमीन हासिल करने की रणनीति के तहत यहां भाई बहन एक साथ दिखाई देंगे। मालवा निमाड़ इलाके में विधानसभा की 66 सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मालवा निमाड़ ही रहा था, क्योंकि यहां की 66 सीटों में से सबसे अधिक 35 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को केवल 28 सीटें मिली थी। निमाड़ में मिली बड़ी जीत के सहारे कांग्रेस 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता वापसी में सफल रही थी। यही वजह है कि निमाड़ में एक बार फिर राहुल और प्रियंका के सहारे कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने में जुटी है। राहुल गांधी के साथ 4 दिन तक प्रियंका गांधी उन इलाकों से होकर गुजरेंगी जो आदिवासी बहुल है। मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस 2023 की यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। उधर गुजरात की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको भारत की जनता ने पद से हटा दिया, ऐसे लोग पद के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। કે જેમને ભારતની જનતાએ પદ પરથી હટાવી દીધા છે, એવા લોકો પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે।
પદ માટે યાત્રા કરે તો લોકશાહીમાં કરે, પરંતુ જેમણે ગુજરાતને તરસ્યું રાખ્યું, જેમણે ગુજરાતમાં માં નર્મદાને આવતી રોકવા માટે 40 વર્ષ સુધી કોર્ટ કચેરીઓ કરી, એવા નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને પદ માટે यात्रा कर। खैर, तो बयान तो प्रधानमंत्री के भी आए हैं इस पद यात्रा पर, यानी पद यात्रा है या ये सत्ता यात्रा है, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय अरोड़ा, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सत्यदेव चौधरी, आपका बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले सत्यदेव चौधरी आप ही के पास जाना चाहेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो पद यात्रा है सत्ता यात्रा के कितने करीब है, या फिर एक माहौल को बहुत पॉजिटिव बनाने की एक कोशिश हो रही है। देखिए, व्यक्तिगत बात ना करते हुए मैं इस पदयात्रा को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ के देखना चाहता हूं। जी, हम लोग पदयात्राओं के माध्यम से एक ऐसे समाधान की ओर पहुंचना चाहते हैं जिस राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार ना हो, जिस राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अच्छा वातावरण हो, अधिकार मिले हमारे को। लेकिन मेरी ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि केवल पदयात्राओं से ये राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, जिस राजनीतिक व्यवस्था में व्हिप और दल बदल कानून हो, जिस राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार से आधारित बहुमत बनता हो, जिस राजनीतिक व्यवस्था में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को चुनाव में भाग लेने की इजाज़त हो, वो केवल एक पदयात्रा के भरोसे वो राजनीतिक व्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है। ठीक सर, आपने एक लाइन दी है, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए जी। अजय अरोड़ा साहब, आप ही बताइए कि ये पद यात्रा वाकई वो पद यात्रा है जिसका समाज से बहुत सरोकार है, या फिर ये सत्ता यात्रा के रूप में देखा जाए। संजय जी, विपक्ष कुछ भी बोले, पक्ष कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई संजय जी, हम जन जन पहुंचना चाहते थे और भारत जोड़ने की बात की। इसका नाम देखिए, भारत जोड़ो। हमें समझना पड़ेगा हमने नाम क्यों रखा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम धर्म में बांट दिया, जातियों के आधार पर बांट दिया, हम जोड़ना चाहते हैं। जहां तक सत्ता की बात की, आपने कहा कि क्या सत्ता में जोड़ना चाहते हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा सत्ता जोड़ो यात्रा में परिवर्तित होती है, मान लो, आपकी बात को मैं इत्तेफाक रखता हूं, तो क्या बुराई है अगर हम देश को इतने साल देश की सेवा की, इतने वर्षों से देश की सेवा की, और जब हम लोगों के दिलों में पहुंचेंगे तो बिल्कुल लोग हमें स्वीकार करेंगे। संजय जी, कोई अच्छी बात नहीं है। जब हम जन जन में जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा का हमने निश्चय किया है, हम हर राज्य में पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल लोग हमें प्यार करेंगे। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी निकले हैं, आप देखिए, जिस राज्य में जाते हैं वहां की जनता साथ कैसे जुड़ रही है। आप दिखाते हैं, मैं सारा समय डेली देखता हूँ, उसमें दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी निकलते हैं, लोग घरों से बाहर निकलने देखने आ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है। आज जिस गांव में राहुल गांधी के 41 वर्ष पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी गई थी, उस गांव के लोग कितने उत्साहित थे। आज देखा आपने किस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी को गले में लगाया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जोड़ेंगे भारत को। भारतीय जनता पार्टी का काम है तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना। मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, अगर हम भारत जोड़ रहे हैं तो इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ, इनके पेट में दर्द होना चाहिए। मतलब अगर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है या आपकी दुखती रग को इन्होंने छेड़ दिया है, तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। धनंजय जी, बीजेपी को क्यों कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई ये पद यात्रा नहीं है, सत्ता यात्रा है।
देखिए संजय जी, ऐसा है ना, मैंने बहुत ध्यान से सुना अपने को पैनलिस्टों को, और मैं आशा करता हूँ कि वो लोग भी मुझे उसी तरह धीरज से बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल, आप बोलेंगे, बहुत कोई अच्छा disturbance स्वस्थ नहीं। बहस करते हैं आप, विमर्श करते हैं। जी जी संजय जी, आपने जो कहा ना, ये पद यात्रा है, ये पद के लिए की जाने वाली यात्रा है। पद से पदच्युत हो चुकी कांग्रेस लंबे समय से, जो हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि हम जनता के दिलों तक पहुंचेंगे, यानी कि जनता के दिलों से अपने निष्कासित हो चुके हैं। जनता के दिलों से, जनता के बीच से कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है और पॉलिटिकल राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। उसको दोबारा से राहुल गांधी को लगातार राजनीति में फेल्योर की भूमिका में है। एक लगातार एक लंबी श्रृंखला है उनके फेल होने की, कई चुनाव पराजित होने की। और अब तो मैंने सुना है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में ना आइएगा, नहीं तो पता नहीं क्या कर दीजिएगा, आटा में से लीटर में, आलू से सोना वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। और तो कांग्रेस को जहाँ तक एक तरफ लोग छोड़ छोड़ के जाते लगातार जा रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस जोड़ों की जरूरत है। और अगर राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट में उठाए गए बात, अगर भाषण को उठा कर देखिए तो कह रहे थे कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाई अगर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो अब तो महात्मा गांधी पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपिता किसके हुए? आप तो राष्ट्रपिता के अस्तित्व को ही राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में चैलेंज कर दिया। तो राहुल गांधी कब क्या करेंगे, क्या कह देंगे, कांग्रेस का कितना अहित कर देंगे, कुल्हाड़ी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे, इस बात से कांग्रेसी भी सशंकित रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के त्याग पत्र दे के जा रहे हैं, 5-5 पेज का ढारा लिख लिख करके ट्विटर पे लगा रहे हैं। आप उसकी बानगी देखते चले जाइए। कांग्रेसियों में आप देखिए, कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी शेर को बराबर कहते हैं कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चुनाव कहाँ हो रहे हैं? हिमाचल में, गुजरात में, दिल्ली एमसीडी में। राहुल गांधी कहाँ चल रहे हैं? साउथ में चल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के जो नेता जो जहां तहां से दर पकड़ करके चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई राहुल जी ना आए। पता नहीं जितने देर वो बोलते हैं उतने देर सांसें फूली रहती हैं सबकी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका कि पता नहीं क्या बोल देंगे, पता नहीं किस तरफ गोल करेंगे, किस तरफ चला देंगे। खैर ये उनका अपना निजी घरेलू मामला, इस पर हमें कुछ नहीं करना है। जी हमारे यहाँ यात्राएं चलती रहती हैं। जैन मुनि चतुर्मास यात्रा करते हैं और हमारे यहाँ तो चतुर्मास में यात्राएं स्थगित भी कर दी जाती थी। जीवन को ही हम लोग यात्रा कहते हैं। और माफ कीजिएगा, लेकिन जब अंतिम समय में आदमी चलता है तो उसको भी अंतिम यात्रा ही हमारे यहाँ कहा जाता है। अभी कांग्रेस की कौन सी यात्रा होगी ये कांग्रेसी बताएंगे और इस देश की जनता इसका निर्णय करेगी। लेकिन आप देख लीजिए, बुजुर्ग दिग्विजय सिंह ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का नृत्य कर रहे हैं। हालांकि वो अपने मिजाज के लिए पहले से परिचित है और नया क्या गुल खिलाएंगे तो वही जाने। लेकिन राहुल गांधी जी की इस यात्रा से और इन तमाम कवायदों से हास्य जरूर पैदा हो रहा है, जिसका मनोरंजन तमाम लोग किए जा रहे हैं। इस मनोरंजन से क्या निकलेगा ये कहना संजय जी बड़ा दुश्वार होगा, बड़ा मुश्किल होगा। एक सवाल जो उन्होंने उठाया था टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनलों पर आप लोगों के द्वारा भी। धनंजय जी, एक प्रश्न अजय अरोड़ा साहब ने किया है कि भाई आप समाज को तोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी या आपकी सरकार समाज तोड़ो यात्रा में लगी हुई रहती है, तो उसी को हम जोड़ो यात्रा के रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये साबरमती के जल का ही असर है कि कोई महात्मा देश की तकदीर निकलने, कोई फकीर देश और दुनिया की तकदीर बदलने निकल चलता है और दुनिया उस पर विश्वास करती है। कोई वहाँ से लौह पुरुष निकलता है और 356 रियासतों को एकत्रित कर देता है, एकीकृत कर देता है। और उसमें थोड़ा बहुत जो कमी रह जाती है, वहाँ से कोई अमित आता है और अमिट छाप छोड़ करके उसको भी पूरा कर देता है। तो जो भारत माता के मुकुटमणि पे लगा हुआ एक दाग था, उसको भी साफ करके भारत को एक ध्वज के नीचे ला कर खड़ा करने का स्तुत्य कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ, राहुल गांधी को अगर यात्रा ही करनी तो प्रायश्चित यात्रा कर सकते थे। जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष से एक लंबी भारत जम्बू द्वीप के तौर पे था, और जब उनके दादी के पिताजी ने जो भारतवर्ष को बांटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, उसको लिए वो प्रायश्चित यात्रा करते तो ज्यादा सही उसका नाम होता। और अगर भारत को एकीकृत करने का स्वप्न देखते हैं तो वो कैसा स्वप्न देख रहे हैं? भारत को तो हम लोग सांस्कृतिक कल्चर नेशन की तो बात ही नहीं करते। उनके दादी के पिताजी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत में रहकर भारत को खोज रहे थे और वो भारत को जोड़ने निकले हैं। वो किस भारत को जोड़ने निकले हैं, क्या कर रहे हैं, वही समझा पाएंगे ठीक से। क्योंकि उनके यहाँ एक लंबे समय से एक लंबी श्रृंखला अगर उठा करके देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। उनके पूरे कार्यकलापों को उठाकर आप देख लीजिए तो अब सबसे बड़ी बात है कि हम भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र मानते हैं। हम गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो हमारे यहाँ सिंध हमारा तो राजनीतिक रूप से हमारा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम आज भी उसे अपना मानते हैं।
ये हमारी खूबी है। हम दुर्गा चालीसा जब गाते हैं तो कहते हैं हिंग लाग में तुम्ही भवानी महिमा तब न जाए बखानी। हिंग लाग आज पाकिस्तान में है, लेकिन उसका रिनोवेशन हुआ। हम उसके साथ करतारपुर और ननकाना साहिब आज पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ बैठकर हम उनकी स्तुति करते हैं और वहाँ जाते हैं। तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं और हमेशा मानते हैं, और भारत एक सांस्कृतिक रूप से एक था, एक है और एक रहेगा। ठीक, अजय जी भाई, आपके आरोप को तो सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने तमाम उदाहरण भी पेश किए और आपके उस इतिहास का भी जिक्र इन्होंने कर दिया। ऐसे में कांग्रेस जोड़ो यात्रा इसका नाम होता तो क्या शायद बेहतर होता? संजय जी, अधिक जो बोलता है कोई भी प्रवक्ता, कोई भी साथी, कोई भी नेता, वो गलती कर जाता है। मुझे हंसी आ रही थी जब मेरे साथी ने बांग्लादेश की बात की। इनको ये नहीं पता राहुल गांधी की दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। ये किसने किया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, आयरन लेडी ने किया। इनको इतिहास में जाना चाहिए। इन्होंने दादा की बात की, दादी की बात की, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है इस बात का किसने किए 2 टुकड़े पाकिस्तान के बांग्लादेश बना दिया। और जहां तक सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं और कांग्रेस जोड़ो की बात कर रहे हैं, इतना अभिमान ठीक नहीं है। और समय आ गया है। देखिए, एक स्टैटिस्टिक, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, फिर सवेरा होगा, द डे विल कम, सुनो लेटर। इन्होंने राहुल गांधी की बात की कि क्यों जोड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में क्यों जा रहे हैं। अरे हमारा देश है, आपको तो जुम्मा अभी थोड़े टाइम हुआ है। हम अपने देश में जहां भी जाएं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आपने तो संविधान के पन्ने फाड़ दिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में संजय जी जो महंगाई है, आप देखिएगा, हम जगह जगह पहुंच रहे हैं और लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, आटे पे दूध पे जीएसटी है जो कभी नहीं हुआ। आज भी दूध के दाम बढ़ गए, आज भी दूध के दाम बढ़े हैं, 2 रुपए लीटर से बढ़ गए हैं। तो लोग प्रश्न करते हैं, हम जाते हैं तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं राहुल गांधी, तो हम विश्वास दिला रहे हैं, हम प्रयास करेंगे, हम घमंड में बात नहीं करते। हमने बोला हम प्रयास करेंगे जिस प्रकार से भारत की पहले अर्थव्यवस्था थी कांग्रेस के शासन में, वैसी अर्थव्यवस्था वापस लाए, वैसा भाईचारा वापस लाए, वो महंगाई से निजात पाए। और जिस प्रकार से कोरोना काल में, संजय जी, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूंगा। दूसरी लहर में जब हमें अल्टीमेटम मिल गया बाहर के देशों में जब दूसरी वेव आई थी, उसकी तैयारी हम नहीं की और हम झूला झुलाने में व्यस्त रहे। डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग सबकी सेवा करते रहे। तो अगर हम खेत जाते तो गंगा किनारे नाशे नहीं बैठी, शमशान कब्रिस्तान में जिस प्रकार से जगह नहीं थी, वो भी हमें देखने को मिलती। अजय जी, एक सवाल है मेरा। अजय जी, एक सवाल है, सवाल बहुत बुनियादी है भाई। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ये मुद्दे हमेशा मुंह बाए खड़े रहे। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हर चुनाव में उछलते रहे और फिर लंबे समय तक इन मुद्दों के रहते हुए कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया। आप जिस कोरोना का जिक्र कर रहे हैं और जो कैजुअलिटी का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से नदियों में बही थी डेड बॉडीज, उसके बाद तो यूपी में चुनाव हुए थे साहब। नतीजा क्या मिला आपके पास, क्या आया? संजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। फिर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, उसका उत्तर दूं। मैंने कहा जिस प्रकार से मार्केटिंग, मैंने कहा मार्केटिंग में क्या है, जनता इतनी भोली नहीं रह गई है साहब कि आपके मार्केटिंग करोगे और आपको हम चुन लेंगे। हमें मालूम है मार्केटिंग में फेल है। नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। कांग्रेस काम में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मार्केटिंग में विश्वास रखती है। जहां तक आपने प्रश्न किया कि होने के बाद भी कई राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आपने ये कहा। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में ये दिक्कत आई, जिन्होंने अपने खोए हैं, उनका दर्द जानिए। जीत हार को हम भूल जाते हैं एक बार। संजय जी, मुझे लगता नहीं है कि आपने भी अपने खोए होंगे, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई पड़ोसी। और क्या समस्या थी और देश की व्यवस्था क्या थी? अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। और आपके पास और मेरे पास इनमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा एक और हस्तक्षेप है ये सवालों के जरिए
कि भाई ये बात सही है, अभी भी जो सरकारी अस्पतालों का हाल है बहुत स्वागत योग्य नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में आप जाइए तो एक कहीं न कहीं बहुत सारे सवालों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन कोरोना महामारी भी पहली बार इस देश ने सामना किया। बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्री ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत ने उसमें समाधान की ओर रास्ता अपनाने की कोशिश की। वैक्सीन एक रिकॉर्ड टाइम में भारत में निर्माण हुआ और पूरे देशवासियों को टीका लगा। अब सवाल ये है कि आज हमारे पास उस तरह के आप पहले से प्रिपरेशन नहीं रहता है। सर, अचानक यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका फर्स्ट एड ही होता है, फिर हॉस्पिटल लोग ले जाते हैं। अब उस वक्त कोई बैठा हुआ है, यदि आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसमें जगह नहीं बची थी, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। इतने सारी परिस्थिति के बावजूद यदि सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी तो आप उसको कहीं ना कहीं तो क्रेडिट दोगे सर। संजय जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं दूसरी वेव की पर्टिकुलर दूसरी वेव की बात कर रहा हूँ जी। जब विदेशों में दिक्कत आ गई थी, जिस प्रकार से हमने ऑक्सीजन का कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया हमने, और ऑक्सीजन देश को जरूरत थी और हम ऑक्सीजन निर्यात कर रहे थे। समय टाइमिंग देखिए, हमारा कंसर्न दूसरा है। देखिए, हमारा डिबेट कोरोना को लेकर है नहीं, मैंने सिर्फ पासिंग रेफरेंस में ये बातें आपके सामने रखी है। हम कह रहे हैं कि यदि आप महंगाई की बात उठाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात उठाते हैं, अच्छी बात है, बेरोजगारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो फिर वहीं पे टिकिए ना। फिर इधर उधर दाएं बाएं हल्के बयान दे और उसमें विवादों को गहराने से क्या फायदा हो जाता है? नहीं संजय जी, हम बिल्कुल, हमारा फोकस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक देश भावना हमारे मुद्दे हैं और हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं आज तूतू मैं नहीं करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है सर, गंभीर प्रोग्राम संजय जी, आप इतने अच्छे एंकर हैं, मैं तो आप बड़े बुद्धिजीवी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ आज मुद्दा जो पर है, हमने जो यात्रा का हमारा मेन मकसद ये था कि आप ये पद यात्रा बोल रहे, राज्य यात्रा बोल रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता है कि हमने यात्रा पॉजिटिव निकाली है, देश के लिए निकाली है, बेरोजगारों के लिए निकाली है, सैनिकों की निकाली है। अग्निपथ स्कीम लेके आए, सैनिक देश से कितने नाराज हैं। हम युवाओं को रोजगार दे नहीं दे, उल्टा रोजगार छीन रहे हैं। 4 वर्ष की योजना। ठीक सर, मैं धनंजय जी से भी जवाब लेता हूँ। बहुत स्पेसिफिक होकर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा टॉपिक है, उसमें मुद्दे को छूते हुए हम आगे चलेंगे। आप धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे और फिर हमारा आपसे एक सवाल है। भाई, केंद्र सरकार सेकेंड टर्म में है, अभी उम्मीदें थी, अभी तो वोट आपको मिली, और जब वोट आपको दिया गया तो सरकार से ही शिकायत भी होंगी, सरकार से ही उम्मीदें होंगी, लेकिन ये सब मुद्दे तो वाकई उतने ही गर्म हैं जिन मुद्दों के आधार पर आपकी सरकार 2014 में सत्ता में पहली बार आई थी। देखिए, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से जो कार्य किए जा रहे हैं और जिस ढंग से भारत का निर्माण किया जा रहा है, पहले हम डिफेंस में एक सुई तक नहीं बनाते थे, आज हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में जो मिसाइलें बन सकता था, वहाँ फाइटर प्लेन नहीं बन। इसी बेरोजगारों क्या संबंध? एक तरह से भारतवर्ष में कई चीज़ों को इस तरह से, मैं उसी बात पे आता हूँ। हाँ। जब हमने कहा था कि हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और रोजगार के अवसर क्रिएट किया गया है। संजय जी, आप भी जानते हैं कि सरकार में एक रोजगार के अवसर की एक सीमा है, लेकिन रोजगार के अवसर तैयार करना, जिस ढंग से मेक इन इंडिया को तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया गया, जिस तरह से लोगों को खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से मुद्रा लोन की स्थिति को ठीक किया गया, जिस तरह से गांव-गांव की स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बिजली, वाईफाई और तमाम तरह की सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है, भारतवर्ष को उस सूत्र में पिरोया जा रहा है कि ताकि हर जगह से कम्युनिकेशन को जितना फास्ट किया जा रहा है, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिस तरह से भारतवर्ष का रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति आज महसूस कर रहा है। आज किसान सम्मान निधि योजना देकर के गांव में रोकने का काम किया जा रहा है। कहने का मतलब है सर, आप स्कीम मत गिनाइए, मेरा सीधा सवाल था, मेरा सीधा सवाल की तरफ आ गया। सर, योजनाएं बहुत सारी सरकार की चल रही है, उसका लाभ भी बहुत लोगों को मिला भी है, लेकिन बहुत मेरा सीधा सवाल है और बुनियादी सवाल है। नौकरी की बात हो रही है साहब, इस देश में जो युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठी हुई है, उसको नौकरी चाहिए। माँ बाप के भरोसे कब तक?
नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की संभव सीमा है नौकरी की, उसको तो किया ही जा रहा है। साथ ही साथ रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मुद्रा लोन दिया जा रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा रहा है, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लाया गया है, खेती किसानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितने तरह के हॉर्टिकल्चर से लेकर फिशरी से लेकर तमाम चीज़ें हो सकती हैं, उस तरह से एक निर्माण की कोशिश की जा रही है ताकि एक नए भारत का निर्माण हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं ताकि वो खुद इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डेवलप हो। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा तो हो सकता है सर, और इसके माध्यम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा तो हो सकता है और स्वागत योग्य फैसले सब भी हैं, लेकिन जो अभी इमीडिएट जरूरत है ना, उसमें वाकई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सरकारी नौकरी, देखिए ऐसा है ना, बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, बहुत आपके जो एग्जाम हुए वो विवादों में घिर कर रह गया। छात्र, जो युवा छात्र हैं जो अपीयर हुए थे, वो सब निराश हुए। किससे जवाब मांगेगा लोग? संजय जी, जो सरकार में है उसको जवाब देना होगा और हम जवाब दे हैं जनता के प्रति और जवाब दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी लैकिंग है, अब मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई लैकिंग आई तो करप्शन को अलाउ किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस स्कीम पर हमारी सरकार चलती है, लेकिन हर एग्जाम में करप्शन है तो फिर भी ये सवाल है लगेगा। दूसरा, जो मैंने आपसे जो देखिए, पहले से सिस्टम में बैठे हुए लोग जो पहले से काबिज थे सिस्टम पर, उन सिस्टम की खामियों का लाभ उठा करके वो कर रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया है, उस पर नज़र रखी है और जहाँ से कोई गलती, जहाँ से कोई कमी नज़र आ रही है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा रिपीटेडली, मैं तीसरी बार आपके कार्यक्रम में कर रहा हूँ, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जिससे कि जब उसका रोजगार का सृजन होगा, जब वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आगे आएंगे, देश एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर रुक करूंगा धनंजय जी आपके पास। सत्यदेव जी, जब विश्लेषण कीजिए, जो बीजेपी के अपने दावे हैं और जो सत्ता में रहते हुए जो सरकार का जो प्रयास है, उसको पर्याप्त मान लिया जाए, या फिर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा, जो रास्ते अख्तियार किए हैं राहुल गांधी ने पदयात्रा के जरिए, और उसके बाद जो दिशाहीन बयान सब आते रहते हैं, क्या उससे वाकई कुछ सार्थक नतीजे निकल सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के विवाद में ना पड़ते हुए मैं इन पदयात्राओं का समर्थन करता हूं, स्वागत भी करता हूं और सहमत भी हूं। अच्छे लोकतंत्र के अंदर पदयात्राओं का आयोजन होते रहना चाहिए, चाहे किसी रूप में भी हो। लेकिन इस पदयात्रा से आप जैसे पहले 75 वर्षों में कई बार सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, इस बारी भी हो सकता है कि पदयात्रा के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन हो जाए। लेकिन सत्ता का परिवर्तन हो जाने के पश्चात भी मैं अपने साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हो जाएगी? बहुत बुनियादी सवाल आपने कर दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अजय जी, जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि जब आप एक यात्रा पर निकलते हैं और उसमें जब अलग अलग पड़ाव पर आते हैं और अलग तरह के बयान आप देते हैं, तो उसको लेकर बहुत सारे विवाद गहराते हैं और फिर आप सिरे से नकार नहीं सकते कि हमारी ये यात्रा सार्थक दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो सवाल तो है। एक छोटा सा ब्रेक, हस्तक्षेप जारी है ब्रेक के बाद। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है? यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मुद्दों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बीजेपी की लोग ही बीजेपी को हराने में जुट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो समाधान लेकर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लेकर गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया। राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है, न्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ। हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक
राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। मैं बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। अटल जी ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हजारों सवाल ऐसे हैं, हर सवाल पे दम निकले। उनमें से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं भ्रष्टाचार। हमारे राजनीतिक विश्लेषक सत्यदेव चौधरी ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल जरूर उठाए थे कि उस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से हम कैसे सही उम्मीद कर सकते हैं। आप दोनों मेहमान तैयार रखिएगा इसका जवाब, और फिर हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां हमारे संवाददाता हरीश तिवारी मौजूद हैं। हरीश, ये बताएं कि महाराष्ट्र से भी ये यात्रा गुजरी थी, लेकिन वो यात्रा तो विवादों में आ गई। वीर सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिए थे, क्या इससे जो मकसद थे उनके वो पूरे होते नजर आए, या फिर कहीं न कहीं कांग्रेस बहुत बैकफुट पे चली गई? देखिए संजय जी, महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी प्रवेश किए तो उस दौरान काफी जोर शोर से उनका स्वागत हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इनके पीछे जो कारवां महाराष्ट्र का चल रहा है उसका प्रतिफल उनको जरूर मिलेगा। लेकिन वाशिम जिले में जैसे वो पहुंचे और सावरकर के खिलाफ उन्होंने जो वक्तव्य दिया और एक उन्होंने पत्र भी दिखाया, उसको देखते ही महाराष्ट्र की जनता आग बबूला हो गई। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की बात करें या महाविकास आघाड़ी में सम्मिलित अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, तो उन्होंने भी इस बयान से कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वीर सावरकर के खिलाफ जो है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और वहीं पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि किसी भी हिंदू नेता हो चाहे वो बड़ा आदमी हो जो कि 10 साल जेलों में काटा है और काटने के बाद इतना संघर्ष करने के बाद वो बाहर आया, स्वतंत्रता दिलाया, और विनायक दामोदर सावरकर के बारे में उन्होंने बात किया, और वे अपमान वो बिल्कुल नहीं सहेंगे। वहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने भी इसका कड़ा विरोध किया। तो इससे राहुल गांधी को बचाने के लिए बहुत सारे नेता जो है शीर्ष नेता आए, लेकिन जो उनको प्रतिफल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और कहीं न कहीं उन्हें क्षति हुई है। जी अब देखिए अजय साहब, हमारे संवाददाता ने आपको एक तस्वीर दिखाई, तो इस जोड़ो यात्रा को किस रूप पे फिर देखा जाए? संजय जी, जहां तक वीर सावरकर की बात, राहुल गांधी ने पत्र दिखाया, उसका विवरण किया। टाइमिंग गलत हो सकती है, समय गलत हो सकता है, लेकिन जो वीर सावरकर के बारे में बताया, उन्होंने इतिहास को बताया। नहीं, लेकिन देखिए आप इतिहास को अपने आइडिया में देखकर बता रहे हैं, सिर्फ जितना आपको सुविधा होती है, तो वो इतिहास भी गलत ही होता है ना साहब? नहीं, देखिए जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी की आलोचना की और नथुराम गोडसे की तारीफ, राहुल गांधी को आप साध्वी प्रज्ञा से तुलना कर रहे हैं? नहीं, मैं बयान दे रहा हूं, जिनके कंधे पर आप सवार होकर सोचते हैं कि बेड़ा पार लगाएंगे राहुल गांधी। संजय जी, मेरा सिर्फ छोटा सा प्रश्न है, मेरा तो ये कहना चाहता, मैं जोड़ना चाह रहा था सीक्वेंस को, कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जैसे साक्षी महाराज जी हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो महात्मा गांधी, ऐसे बयान की क्या आवश्यकता थी, मुझे ये बताइए ना। मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे। मैंने क्या बोला? राहुल गांधी ने सत्य बोला, टाइमिंग में फर्क हो सकता है। सत्य बोला, ऐसा सत्य किस काम का? जिस वीर सावरकर की प्रशंसा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कर चुकी है जब प्रधानमंत्री थी। संजय जी, मैं वही कह रहा हूँ कि टाइमिंग का फर्क है। जब बड़े बड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उनका सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की, आप अलग से एक लकीर खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र में आग लगी कि नहीं लगी? संजय जी, ना तो हम आग लगा रहे हैं, ना हम लकीर खींच रहे हैं। मैं तो टाइमिंग पे प्रश्न, जो आपने बात की टाइमिंग हमारी गलत हो सकती है। अरे साहब, किसी भी टाइम में आप वीर सावरकर के बारे में ऐसी बात कहेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी साख मजबूत होगी?
संजय जी, मैं टाइमिंग के लिए कोई चर्चा कर रहा हूँ। मैं सावरकर जी से पहले जब बात चल रही थी, मेरे बीजेपी के साथी आदरणीय धनंजय ने ये बात रखी। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात की, मुक्ति भारत की बात की, किसानों की बात की। मैं दोबारा किसानों पे आना चाहता हूँ। उन्होंने युवाओं की बात की। किसानों को किसने मारा? अजय टैनी के पुत्र, एक गृह राज्य मंत्री के किसानों को रोक दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कह दिया था किसानों के लिए कि हरियाणा में आके दिखाओ। और उन्होंने कहा था कि स्वयंसेवकों लाठी उठा लो, एक काली निक्कर वालों, नागपुर की सेना लाठी उठा लो, अब के किसान आएंगे मेरा तो सवाल देंगे। सर बहुत सीधा है, आप उससे कन्नी काटना चाहेंगे, मैं नहीं काटने दूंगा। देखिए, अजय मिश्रा टेनी की बात करें या कुछ और बात करें, वो सब बातें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी क्यों ऐसे बयान देकर पूरी पार्टी को एक कटघरे में खड़ा करवा देते हैं, पहला। और दूसरा, जो हमारे विश्लेषक ने एक सवाल किया था कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार मुक्ति की हम कैसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ जी की बात से उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस प्रकार कैसे खिलाफ है? जब 10 साल लगातार इस देश ने देखा सत्ता आपके हाथ में थी, तो फिर उस वक्त क्या सब मुद्दे उठे थे? भ्रष्टाचार चरम पर उस वक्त पाए जा रहे थे तमाम राजनीतिक जरिए। संजय जी, मुद्दा उठना और साबित होना दोनों में फर्क है। जनता ने हमें स्वीकार किया, इसको मानते हैं। और जहां तक अभी जनता ने स्वीकार किया कि अब समय आ गया, यानी कि चक्र है, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है भारत बैठने की। क्योंकि अभी जिस प्रकार की अपनी योजनाएं गिना रहे थे संजय जी, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने एयरलाइंस बनाई, इन्होंने भेज दी, हवाई अड्डे भेज दिए, एयरलाइंस भेज दी। लाल किले की निगरानी कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री ने बोला, बयान दिया कि लाल किले की रखवाली हम नहीं कर पा रहे। एक जहां पे हम भाषण देते हैं, झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, और मैं आपकी बात से बचना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। जो बातें संजय जी आपने की, मैं हर बात का उत्तर दूंगा। और भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार नहीं होता जो भ्रष्टाचारी थे साथी इनके विजय माल्या और नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेके नोटबंदी जीएसटी के बाद इनको भगा दिया देश से, इनको देश से जाने दिया, और लाखों हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ देश का। क्या अगर वो राजस्व आ जाता, हम रोजगार देते, जैसे धनंजय जी कह रहे थे, हमने योजनाएं बनाई हैं, भले ही लॉन्ग सर आपको जनता ने बहुत मौका दिया, ऐसा नहीं दिया है। इनको तो अभी सेकेंड टर्म हुआ है, इससे पहले वाजपेयी जी की एक पूर्णकालिक सरकार रही है, लेकिन आपको तो लंबे समय तक मौका इस देश ने दिया साहब। और क्या करें लोग? धनंजय जी आप बताइए कि भाई भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार मुक्ति की कल्पना कैसे की जा सकती है, पहला। दूसरा कि जो सारे सवाल अजय जी ने किए हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। दूसरे सवाल से आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई कि सिर्फ राहुल गांधी जी ही मनोरंजन नहीं करते हैं, उनकी पार्टी में मनोरंजन करने के लिए और भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किस विषय पर बात करनी है। वो कोरोना से लेकर के और कहाँ कहाँ जा रहे हैं उन्हें समझना ही मुश्किल है। न कोई और मिल रहा है, न कोई छोर मिल रहा है, न कोई बात, न दिन न रात, न पैर, न सर न पैर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि राहुल जी ही मनोरंजन नहीं करते, उनके पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं। पहली बात आपकी बात पे आता हूँ, भ्रष्टाचार पे। देखिए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में इस देश में डेवलप कर गया था, जो कांग्रेस के राज में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, यूरिया घोटाला, घोटालों की पूरी एक श्रृंखला थी। 8 साल से हमारी सरकार चल रही है। आप बताएं, क्या कोई एक भी ऐसा घोटाला आपकी नज़र में आया है या आपके से उठाया है, या कहीं से किसी घोटाले की कोई बानगी, कोई बू कहीं से सुनाई दी है? बिल्कुल नहीं। और जिस मुद्दे पर आप मोरबी हादसा जो हुआ तो भ्रष्टाचार का ही तो हादसा था राहुल गांधी सर, मोरबी हादसा तो अभी जो हुआ था वो भ्रष्टाचार का ही तो नतीजा था। बिल्कुल, वो दुर्घटना थी और उसकी न्यायिक जांच की जाएगी। भ्रष्टाचार की वजह से दुर्घटना हुई थी। करप्शन पैदा करना और पैसा निकालना, बिल्कुल उसकी न्यायिक जांच की जा रही है। मैं भारत सरकार में किसी बड़े घोटाले या किसी भी ऐसे मालाफाइड इंटेंशन से किए गए काम की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहीं कोई देखने को आपको दूर दूर तक है। गुजरात ठीक है, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नजर आई, दाग नहीं लगा सकते। 150 के करीब। पहली बात। दूसरी बात पे मैं आता हूँ संजय जी, जो आपका मूल प्रश्न है आज का, राहुल गांधी जी की यात्रा। राहुल गांधी जी की यात्रा कुछ नहीं है, वो एक रीलॉन्चिंग का प्रयास है। राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, जहां जहां मन किया घूमे,
तमाम जगहों पर घूमने के बाद कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन करके अपना गोत्र बताते रहे। जब वो सोमनाथ के मंदिर में गए, उन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर में साइन किया कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन वैष्णो देवी में जाते ही जब कांग्रेस को इसका डैमेज समझ में आया तो उन्होंने अपने आप को अपना गोत्र बताया। भाई कहते हैं ना कि जात बदल गई, धर्म बदल गया, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सीमेट्री में, यानी कब्र में, इलाहाबाद में पारसी कब्र में लेटे हुए, दादा लेटे सीमेट्री में और जनेऊधारी है पौत्र, तो पौत्र जनेऊधारी बनने लगे। जब उस तरह के भी तमाम प्रयास जब विफल हो गए, जब देश की जनता ने इनको समझा थे, राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि लोग लड़की छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे भाई बहन घूमने लगे। और उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए, जब वो यात्रा में चल रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले जो विवाद उन्होंने खड़ा किया, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, इससे उनके सहयोगी भी तमाम तरह के नाराज हैं। और हमने कब कहा भाई जेल जाने वाले को माफीनामा, नेहरू जी जेल गए, उनके पिताजी ने नाभा के जेल में जब गए, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने माफीनामा लिखा, तो हम क्या कहें कि मोतीलाल नेहरू गद्दार थे? क्या हम कहें कि पंडित नेहरू गद्दार थे? भाई महापुरुषों का अपमान करके आप स्वयं को कैसे सम्मानित कर पाएंगे? अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को ये बात ही समझ में नहीं आ रही है, उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस देश की परिकल्पना क्या है, बापू ने इस देश की परिकल्पना की, स्वर्ग उनके समाधि पे क्या लिखा हुआ है? राम राज्य की कल्पना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की तो पहले पन्ने पर क्या लगाया? राम दरबार लगाया। तो हमारी कल्पना क्या है? राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य की कल्पना राम के चरणों में बैठ के आएगा, किसी ऐसे पादरी के चरणों में बैठ के नहीं आएगा जो कहता है कि मैं जूता पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ कि भारत को माता नहीं मानता, पैर रखने से मेरा पैर मैला हो जाएगा। ये भारतीय सेंटीमेंट को, भारतीय जनमानस को, भारतीय जन भावना को ये बातें पिंच करती हैं, ये बातें लगती हैं, चोट पहुंचाती हैं। और भारत स्वाभिमानी लोगों का देश है, एक हजारों साल की संस्कृति है, करोड़ों साल का हमारा इतिहास है। तो इस संस्कृति को, इसको समझने में राहुल जी को वक्त लगेगा। उनके दादी के पिताजी को भी भारत को खोजते रह गए थे, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, और कांग्रेस ही उनको छोड़ रहे हैं। अजय जी, आपके पास आऊं से पहले सत्यदेव जी कुछ इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। सत्यदेव जी, आप अपनी बात रखें। मेरा देखिए, फिर दोबारा से मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मैं व्यक्तिगत बात ना करते हुए मैं अपने मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ। हमारा सवाल तो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, जिसको लीड राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि यात्रा से मान लिया जाए कि सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और फिर उसके बाद में आपके पास 250 सांसदों का समर्थन मिल गया, तो बचे हुए 22 सांसदों का समर्थन आप बिना भ्रष्टाचार के कैसे लेके आओगे? जरा आप ये समझाइए हमारे को। और दूसरी बात, इन यात्राओं से और चुनावी रैलियों से जो जितनी भीड़ जुटाई जाती है, क्या इन लोगों का सत्ता के अंदर या सरकारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कोई हस्तक्षेप है? बताइए अजय जी। संजय जी, बिल्कुल, जहां तक आपने हस्तक्षेप की बात की, बिल्कुल है। और जहां तक इन्होंने 250 सांसदों की और 22 सांसदों की बात की, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से अनुभव, ज्ञान और देश का आवाम, अब हम सत्ता से बाहर हैं, इसको स्वीकार करते हैं। लोगों ने हमें सत्ता से बाहर किया, ये हमें मालूम है। और पुनः मैंने कहा ना कि अगर हमसे कहीं गलती हुई है जाने अनजाने, तो लोग हमें माफ कर देंगे। और उनको पता है कि कांग्रेस देश की ऐसी पार्टी है। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी ने राम राज्य की बात की, मैं तो ये बोलूंगा कि नाम लेते हैं प्रभु राम का, नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। और जिस प्रकार अयोध्या नगरी राम राज्य की बात करते हैं, लाखों की जमीन चंद मिनटों में करोड़ों की कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी के साथी उनके नेताओं ने किस प्रकार से अयोध्या की, राम राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, राम की भूमि को बेच दिया चंद मिनटों में। ऐसे कोई भी व्यापार नहीं है, ना आपने सीखा, ना मैंने सीखा, ना सत्यदेव जी ने सीखा, ना धनंजय ने सीखा। मैं धनंजय जी की बात भी कर रहा हूँ। ये धनंजय जी बताएं कि किस प्रकार से मिनटों में हजारों लाखों की जमीन करोड़ों में कैसे होगी? क्या आप राम को धोखा दे रहे हो? राम को धोखा भी देना गलत है। ये राम राज्य की बात करती है, ये राम राज्य नहीं है। आप राम के नाम पे वोट तो मांगते हो, और प्रभु राम की आप जमीन बेच देते हो। अयोध्या की चंद मतलब लालच में इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। और पूरा विवाद उठा था संजय जी, आपने दिखाया था कि जमीनों के भाव कैसे बढ़े। मेरा इशू सर, फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आपके इस बात का उत्तर यदि देना चाहे धनंजय जी तो जरूर दे, लेकिन हमारा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से के संदर्भ में ही सारा कुछ है। धनंजय जी, आप इस पर कुछ टिप्पणी देना चाहते हो, दे दीजिए।
देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट है। पहले इसको समझने के लिए छिछले स्तर पर नहीं बात करें, उस जमीन का मामला 9 बरस से चल रहा था। जो ऑन रिकॉर्ड है वो जमीन का एग्रीमेंट हुआ पड़ा था और 9 बरस तक वो जो उसका डेट आगे बढ़ते रहा। और आप जानते हैं इस देश में जो यूनियन सिविल कोड की बात हो रही है, मुस्लिम की ज़मीन का अलग नियम होता है, उसमें बहन का इतना, इसका उतना, खाला का इतना, मौसी का इतना, एक अलग सिस्टम था जो 9 बरस से चलते आ रहा था। और जिस समय आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ कीमती नहीं थी, जिस समय राम मंदिर का निर्णय हो गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बताया था, जब उनके पक्ष में निर्णय आया तो वहाँ पे जमीनों के भाव अचानक बढ़े और उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। बावजूद उसके जो रेट था उससे नीचे खरीदा गया। और अगर हमारे भाई को इससे टेक्नोलॉजी समझनी है कि जमीन के रेट कैसे बढ़ते हैं, तो उनके पास रॉबर्ट वाड्रा के क्लास लेनी चाहिए, प्रियंका गांधी के जो पति से क्लास लेनी चाहिए, उनको कैसे डीएलएफ ने पैसा दिया और किसान से जमीन खरीदा और फिर उस जमीन को कैसे खरीद लिया और फिर उस खरीद का कैसे अरबों रुपया उनको दे दिया। ये इतनी अच्छी क्लास से वहां ली जाती है क्योंकि बापू की कांग्रेस तो वाड्रा की कांग्रेस है। इस वाड्रा कांग्रेस परिवार का हिस्सा है। उनके यहाँ जाकर आप ट्यूशन ले लीजिए कि भाई डीएलएफ ने आपको कैसे पैसा दिया जमीन खरीदने के लिए। आपने किसान से जमीन खरीदी और उसी जमीन को डीएलएफ ने खरीद लिया और फिर आपने सीएलयू करा के अरबों रुपये फिर डीएलएफ ने आपको दे दिया। ये गजब का खेल हुआ। इसके लिए तो आपको ट्यूशन लेने वाड्रा जी के पास जाना पड़ेगा। ठीक सर, करना चाहूंगा मैं 30 सेकंड में अब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए क्योंकि संक्षेप में मैं धन्यवाद करता हूँ धनंजय जी का। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि राम राज्य का इनका उदाहरण दिया वाड्रा का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि राम राज्य में जो धरती जो जमीन का हुआ भूमि विवाद में वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। बस ये इतना बता दें कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिनका नाम आया था, गलत आया सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिनके नाम आए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धनंजय जी किन किन पे कार्रवाई हुई और किन पे कार्रवाई चल रही है। गलत सही का निर्णय तो न्यायालय करेगा। आप हमें उदाहरण देके बता देते वाड्रा का। धनंजय जी एक सेकंड, धनंजय जी हो गया आपका सवाल पूरा हो गया, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लेते हैं। हो गया, बताइए जवाब दीजिए धनंजय जी। मैं ये समझता था कि राहुल गांधी जी का ही थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं को ज्यादा दिक्कत है। इनको साफ साफ शब्दों में बताया ये भ्रष्टाचार के इनके लिए शिष्टाचार है। इनको विश्वास ही नहीं होता कि भ्रष्टाचार के बिना भी दुनिया में कुछ हो सकता है, जबकि तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा जवाब दे दीजिएगा। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है प्लीज। जब तमाम लोगों के द्वारा सिद्ध हो गया कि मार्केट रेट से कम में खरीदा गया, फिर भी पता नहीं अजय जिसका हम कभी जय जिसको कोई जीता ना जा सके, वो हादसे के भरोसे जीते हुए हैं। ये हास्य का पात्र बन रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मार्केट से कम रेट में खरीदा गया। आई रिपीट, और इसकी जांच एजेंसियों में पुष्टि हो गई है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा वाला क्यों? अच्छा, मैं आप दोनों से अब इधर जा रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा। हरीश, महाराष्ट्र से जो यात्रा गुजरी, क्या सही मायने में उसका जो एंड रिजल्ट आया तो वो क्या वाकई इस बात को स्थापित कर पाया कि जिस मकसद से यात्रा चल रही थी वहां कहीं न कहीं राहुल गांधी कंट्रीब्यूट कर पाने में सफल हुए? देखिए संजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि यात्रा जब इनकी महाराष्ट्र में आई, उस दौरान देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, महाराष्ट्र के तमाम जिलों में कारवां भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन वाशिम जिले में जब ये गए और उस दौरान जिस तरह से सावरकर के खिलाफ इन्होंने जो एविडेंस दिया और कहा कि ये देश प्रेमी नहीं थे, इन्होंने देखा जाए तो गांधी जी को धोखा दिया था। इसके बाद देखा जाए तो कारवां तो जुड़ा, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां की अगर हम बात करें तो वह इनके अगेंस्ट हो गई। यहाँ तक कि संजय राउत उस समय जेल से बाहर आए हुए थे और संजय राउत से जब मैंने खुद सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे कॉल किया और इतना ही नहीं, मेरे परिवार जनों से भी हालचाल जाना। एनसीपी की बात की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की और उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है, मुझे कोई पूछा
नहीं जब मैं जेल में था कि कैसे था। लेकिन राहुल गांधी ने यह गलत किया कि बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है विपक्ष को दे दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ये उनका वक्तव्य था। और इतना ही नहीं, उसके दूसरे दिन उन्होंने सामना में जो रोक ठोक उन्होंने लिखते हैं उसमें भी उन्होंने बात लिखी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी, खास तौर से जो इनके घटक दल थे, जो इनके फेवर में खड़े होते थे, वह भी इनसे कहीं न कहीं कन्नी काट लिया इस बयान पर। तो इनको जिस तरह से जो प्रतिसाद मिलता जा रहा था उसमें कहीं न कहीं जो है खामियां नजर आई। यह बात अलग है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने थोड़ा दूर इनके साथ चला और ये जताया कि हम आपके साथ हैं। जी सत्यदेव जी, दरअसल अब अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है। इसकी यात्रा की शुरुआत बुधवार से हो रही है। क्या लगता है कि वहां जाकर स्थिति बहुत सामान्य रहेगी? जो अगले साल वहां चुनाव होने हैं, तो इस यात्रा को हम उसी नजरिए से देख रहे हैं। पहला चुनावी राज्य होगा जहां ये जा रहे हैं और फिर वहां पर बहुत तरह के मुद्दे उठेंगे, राज्य के अपने स्थानीय मुद्दे भी उठेंगे और राहुल गांधी वहां पर खोई हुई सत्ता को फिर से वापस कैसे दिलाया जाए उसमें प्रयास करेंगे। लेकिन जो तरीके अब तक अख्तियार किए गए हैं, वहां प्रियंका भी इनके साथ जुड़ने जा रही है, कितना क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, ये तो थोड़ा कोई और ज़्यादा जो लोग विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, वही इसके ऊपर जानकारी दे पाएंगे। लेकिन मेरे इन दोनों मित्रों ने पद यात्रा के विषय को भटका दिया। पद यात्रा का रूट ही बदल दिया इन्होंने। हाँ, रूट बदल गया था, रूट डाइवर्ट हो गया। हाँ, और उसके बाद में उस पद यात्रा का रूट बदल के ये लिया है राम के ऊपर। तो राम की बात तो राम को ही छोड़ दो, राम के ऊपर ही छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप और हम लोग इस योग्य नहीं है, ना हमारी ऐसी बुद्धि का स्तर है कि जो हम राम की तुलना किसी भी इस तरीके की बातों से कर सकें। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में या जिन चुनावी रैलियों में या जिन पद यात्राओं में इतनी भीड़ लगा रखी है, इस भीड़ से हमारी सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था में उसका कोई महत्व, कोई भूमिका या प्रभाव है या नहीं है, इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सार्थकता इस पद यात्रा की ज़्यादा बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर दोहरा देता हूँ इस बात को कि मैं लोकतंत्र के अंदर, सच्चे लोकतंत्र के अंदर मैं पद यात्राओं का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उससे सहमत भी हूं। अजय जी, संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, जहां तक आपने यात्रा की बात की, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है अगले वक्त, इसलिए यात्रा है। जब यात्रा चल रही थी तो गुजरात में राहुल गांधी जब नहीं पहुंचे थे, हिमाचल में नहीं पहुंचे, तो यही लोगों ने कहा कि राहुल गांधी पद यात्रा करने हैं, चुनाव में नहीं आए। हाँ, तो सवाल तो है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है और आपके जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है के रूप में गिने जाते हैं, वो वहाँ से नदारद रहे तो कैसे नहीं सवाल उठेंगे? संजय जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हमने कोई ये इसलिए यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे कि अगले वर्ष चुनाव है, वो रूट बना हुआ पहले से, वो हम रूट के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। संजय जी, देश सर्वोपरि है। अगर देश है तो सब कुछ है। देश का एक हिस्सा हिमाचल भी है, देश का एक हिस्सा गुजरात भी है। जी जी, बिल्कुल है। मैंने कहा जो यात्रा का रूट है, हम रूट पे चल रहे हैं। हम इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ चुनाव है, चुनाव नहीं है, या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे साहब? ये यात्रा का मकसद ही आपका कि सत्ता में वापसी कैसे हो। देखो अगर यात्रा से, हालांकि हमारे ऐसे भाव नहीं है, हमारे भाव। अरे सर, आप संत पुरुष नहीं है, आपकी पार्टी का परिवर्तन होता है। सुनिए सर जी, तो स्वागत है। अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं, अगर हम भारत जोड़ रहे हैं, अगर उसका फल कोई देश की हम हमें देती है तो क्या बुराई है, हम ले लेंगे। अगर देश में सत्ता मिलते तो हमें कोई इतराज नहीं है। अरे सर, कोई कटोरे में लेकर थोड़ी चल रहा है कि आप ले लेंगे, आपको ऐसे ही दे देगा। उसके लिए कन्विंसिंग अप्रोच होना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? अगर ऐसा होता है, मैंने कहा टेकन फॉर ग्रांटेड थोड़ी होता है हर चीज सर। संजय जी, मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो मैंने आपका प्रश्न ये था कि अगर ऐसे नहीं होता है ना सर, आप चुनावी राज्य से आपके बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी, जिसमें शुमार है कांग्रेस के बिहाफ पर, वो यदि नहीं पहुंचेंगे तो एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है ना। पहुंची ना, हिमाचल में कितनी रैली की प्रियंका गांधी ने बात राहुल की हो रही है तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात बोल सकते हैं कि वो तो पहुंचे ना। भी पहुंचे ना फिर। अरे सर, अब वही बात है ना, तो फिर राहुल गांधी की गिनती इस पद यात्रा के जरिए क्या करें? राहुल गांधी जी को हमने देश जोड़ने के लिए निकाला हुआ है।
राहुल गांधी देश जोड़ने के लगे हैं। चलिए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एनीवे आपकी पार्टी का स्टैंड है और आपके बारे लिमिटेशन समझ सकता हूं, आप इससे ज्यादा नहीं तर्क दे सकते हैं। धनंजय जी, फाइनल कॉल, पद यात्रा या सत्ता यात्रा? देखिए, पद के लिए यात्रा तो करना में कोई बुराई नहीं है। भाई गांधी जी ने भी यात्रा किया था, देश के सरोकार के लिए दांडी यात्रा की थी। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा? वो अपने ही दलों के लोगों को नाराज करते जा रहे हैं। शिवसेना को उन्होंने नाराज कर लिया, उधर जाकर के पादरी के पैरों में बैठ करके देश भारत माता को खिलाफ बोलने वालों के चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। तो राहुल जी कर क्या रहे हैं? और कह रहे हैं कि अगर इसके बहाने आ जाए, यानी बिल्ली के भाग से छींका टूटे, इस तरह की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। इससे हास्य पैदा हो रहा है। और राहुल जी अकेले नहीं हास्य पैदा कर रहे हैं, उनके पार्टी में बड़े बड़े सूरमा हैं, जो अभी चैनल पर भी हास्य कितना पैदा हुआ, संजय जी आपने भी देखा, महसूस किया। राहुल गांधी जी की यात्रा के विषय में वो 10 लाइन 5 लाइन नहीं बता पाए कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस लिए हो रही है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, किस कारण से चल रही है, ये अभी तक कोई बता पाया है? कोई नहीं बता पाया है। राहुल गांधी जी को, एक आदमी को, एक बेचारे भले आदमी को जो राजनीति से बड़ी दूर का सरोकार नहीं रखना चाहता, उसको जबरदस्ती का राजनीति में ढकेल करके उसको चलाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। मैं उसको खुद नहीं पता किस लिए दौड़ा रहे हैं। मैं समय की पाबंदी है, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा धनंजय जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद अजय अरोड़ा साहब आपका पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत विशेष धन्यवाद सत्यदेव चौधरी जी अपना विश्लेषण के लिए, और हरीश तिवारी अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यात्रा तो चरैवेती है, चलती रहती है, लेकिन यात्रा का एक खास मकसद भी होता है। भारत देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जोड़ने का मकसद क्या है? जोड़ने का मकसद यदि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक पदयात्रा का मकसद सत्ता वापसी होती है। तो क्या उस दिशा में जो किए जा रहे प्रयास हैं राहुल गांधी के, वो वाकई सही दिशा में जा रहे हैं, या फिर हर बार एक विवाद में छेड़कर वो कहीं न कहीं पार्टी को और थोड़ी कमज़ोर ही करते जा रहे हैं?